तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल उल्हासनगर के किस्से में हमने उस समय के रहे सुपर कॉप वाई.सी. पवार की बात की। बहुत से लोगों ने कहा कि उसका एक आध किस्सा कुछ और सुनाइए। वाई.सी. पवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन ज़्यादा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। और मुझे भी हैरानी हुई कल आपके कमेंट्स पढ़ के, जब मैंने गूगल पे जाके सर्च किया तो 3-4 आइटम के ज़्यादा वाई.सी. पवार के बारे में नहीं मिलता। उसकी एक किताब का जिक्र आता है और कुछ और 3-4 आइटम्स हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद वो ज़माना था जब गूगल का ज़माना नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग डिजिटल नहीं होती थी। अभी तक भी बहुत से अखबार जो उस ज़माने में निकलते, जिन्होंने वो वरदाराजन का युग, करीम लाला का युग और हाजी मस्तान का समय बयान किया था अपने रिपोर्टाज में, वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। और उन अखबारों के बहुत से अखबार बंद हो चुके हैं और पुराने एडिशन उनके आर्काइव्स में भी डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ हुआ करता था कोलाबा में, वहाँ पे बहुत सारी क्राइम की कटिंग मिल जाती थी पुरानी। मैं पिछले साल जब मुंबई गया था 2 दिन के लिए, तो वहाँ जाके कुछ अपनी पुरानी कटिंग ढूंढने की कोशिश की, तो पता लगा कि वो सेंटर ही वहाँ से शिफ्ट करके बेंगलोर चला गया है। तो एक जो खजाना था हमारे लिए अपनी पुरानी आइटम ढूंढने का, वो भी मुंबई से बाहर चला गया। लेकिन बहुत से पुराने लोग अभी तक हैं जिनको वो किस्से कहानियाँ याद हैं। शायद यही रीज़न है कि पुरानी रिपोर्ट्स जो वाई.सी. पवार के बारे में थी, वो आपको गूगल पे, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो वाई.सी. पवार का पॉलिटिशियन से और क्रिमिनल से बहुत पक्का रहा है पूरे करियर में। जब वो नासिक में मालेगांव में पोस्टेड थे, तो वहाँ भी उनकी पॉलिटिकल लीडर से काफ़ी खींचातान रही है। और लोकल जो लीडर थे, वो भले वहाँ के पवार हों, गायकवाड़ हों या एक किस्म के और लीडर, उनसे उनका पग्गा पड़ा ही रहता था। और लीडर्स को अंत में माफ़ी मांगनी पड़ती थी, भले ही मंत्री संतरी उनके हक में आगे आते थे। पर वाई.सी. पवार नहीं सुनता था किसी की, उसकी नेचर ऐसी थी। मैंने बहुत करीब से काम किया है, 4 साल के करीब वाई.सी. पवार के साथ। उम्र में मेरे से छोटे होंगे थोड़े या बराबर के होंगे। उनका भाई एक इनकम टैक्स में हुआ करता था, बड़ा भाई, वो भी आता था ऑफिस में मिलने गिलने। उनके साथ भी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी। उनकी बेटी की शादी जो मुंबई में हुई थी, चूना भट्टी के एक हॉल में, मैंने वो शादी भी अटेंड की। और अमरजीत सिंह समरा जो पुलिस कमिश्नर थे, वो भी उस शादी में आए हुए थे और बहुत से पुलिस ऑफिसर थे। तो इतने हमारे अच्छे रिलेशन थे पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कि एक दूसरे के घर जाना। मैं जब गोरेगांव में थे SRP में, तभी उनके घर भी गया था और तो उसी समय में उनकी बेटी की शादी हुई थी। खैर, तो वाई.सी. पवार को बहुत नज़दीक से देखा है, अच्छी तरह जानता हूँ। वरदाराजन और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जितने ऑपरेशन उस शख्स ने चलाए, उनमें से तकरीबन 65% ऑपरेशंस में पूरी की पूरी प्लानिंग मेरे सामने हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। हर बड़े ऑपरेशन में मेरे इनपुट्स होते थे और बहुत बार मेरे सामने बैठ के पूरा ऑपरेशन प्लान किया जाता था। और बहुत बार बहुत बड़े इनपुट्स भी मेरे होते थे। उस ज़माने में जिन लोगों ने काम किया उस समय पुलिस स्टेशन में, माटुंगा में, धारावी में या एंटोपिल में, साइन तभी नहीं था, उन पुलिस स्टेशन के जितने ऑफिसर्स ने काम किया है, सब इस बात का गवाह है। एंटोपिल के सबसे पहले सीनियर जो वहाँ पे नियुक्त होके आए थे, विष्णु कुंभार, उनके बाद सतीश गायकवाड़, उसके बाद सरमालकर, उसके बाद गुंडेवाड़ी, उसके बाद कितने ऑफिसर आए, अहीरे आए, अगाव आए,
बहुत से, शमशेर खान पठान, उसके साथ प्रकाश, जॉर्ज, कितने नाम लूँ मैं, जगदीश साहिल, जो वहाँ से निकल के आए उस पुलिस स्टेशन में से, और उसके बाद तकरीबन सब के सब एसीपी रिटायर हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। सब ने बहुत अच्छा काम किया। अब बहुत से लोग जिनके मुझे नाम याद नहीं, बाद में मिलते थे। केवड़िया नगर में मैं एसीपी को मिलने गया, धनेधर, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं सब इंस्पेक्टर था एंटोपल में जब आप वहाँ पे आया करते थे, आपको आपकी कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ से निकल के गए और बाद में एसीपी तक बने। नलावड़े मुझे एक बार मिला वर्सोवा पुलिस स्टेशन में, सीनियर इंस्पेक्टर था जब वो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर था एंटोपल में। खैर इसी तरह माटुंगा के अल्लाह राव, MG राव और बहुत सारे ऑफिसर जिन्होंने ये पुलिस स्टेशन किया, ये सब मुझे तब से जानते हैं जब वर्धा से पुलिस की लड़ाई चल रही थी, एक अनडिक्लेयर्ड वार चल रही थी अंडरवर्ल्ड की और पुलिस की। जूलियो रोबेरो पुलिस कमिश्नर और YC पवार पुलिस का नेतृत्व करते थे, और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जो लोकल लड़ाई पब्लिक के लेवल पे लड़ी जाती थी, उसमें मेरे और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, जिनमें एक बिंदा हुआ करता था, कुलदीप अरोरा था, उसके साथ दुल्ला था, हरनाम था, भजन था, और बहुत सारे लोग वहाँ के कोलीवाड़ा के जुड़े हुए थे, जो टिल्लू उस्ताद, बड़ा सोमा, छोटा सोमा, N विठल, परमेश्वर, जो सब वर्धा के आदमी थे, इनके साथ जो टक्कर लिया इन लड़कों ने, पंजाबी लड़कों ने, वो अपने आप में एक पूरी फिल्म की कहानी है। कई बार लगता है फिल्मों की कहानियाँ भी शायद सही होती होगी, किस तरह इलाके के लोगों ने लोगों की दादागिरी ख़त्म करने के लिए पुलिस की मदद की। कई बार कानून अपने हाथों में भी लिया, लेकिन पुलिस के कहने पे लिया, दादागिरी के खिलाफ एक्शन किया। तो वो दौर था जब YC पवार को उसके अपने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर पूरा सहयोग नहीं देते थे, और ये बात YC पवार ने अपनी किताब में मानी है। बहुत से ऑफिसर अंदर से वर्धा के साथ थे, और YC पवार के हर कदम की, हर प्लानिंग की रिपोर्ट पहले से ही वर्धा राजन के पास पहुंच जाती थी, जहाँ उसके बंदों को लीक हो जाती थी। और जो लोग YC पवार के साथ मिलकर काम कर रहे थे वर्दी में, पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, API, PI, इनमें से बहुत से लोग रात को अकेले घर जाने से डरते थे नाइट ड्यूटी करने के बाद, कि वर्धा के लोग कहीं घर पे जाते हुए आधी रात को हमारे ऊपर अटैक नहीं करें। जहाँ बहुत लेट हो जाते थे तो या तो पुलिस स्टेशन में सोते थे, या अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर में सोते थे, रात को घर नहीं जाते थे। तो ये ज़माना हमने देखा हुआ है। लेकिन एक ऑपरेशन जो YC पवार ने किया, जिसकी मुझे भी कोई भनक नहीं लगी, ना ही पुलिस कमिश्नर को पता था, जूलियो रोबेरो, वो एक मास्टर स्ट्रोक था YC पवार का, उसकी मैं दाद देता हूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए पहले भी जो फियास्को में हो गए। जो काम वर्धा को फंसाने के लिए किए गए थे वो बूमरैंग हो गए, क्योंकि अंदर से खबर लीक हो जाती थी। लेकिन ये ऑपरेशन बड़े तरीके से किया गया। एक जहाँ बिल्डिंग में कहते हैं ना, हर बड़ा आदमी कोई छोटी सी गलती कर लेता है, या ऐसी वो गलती जिसका उसको एहसास ही नहीं होता कि इस गलती की वजह से मेरे गले में फंदा पड़ सकता है। इसी किस्म की बात की YC पवार ने। मटुंगा पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा कुछ कंप्लेंट लिखवाने आए, तो ड्यूटी ऑफिसर उनकी शर्त नहीं, कंप्लेंट नहीं लिख रहा था। तो YC पवार जाते जाते वो देखने रुक गए। बात इन्होंने वो कुछ बात सुनी, थोड़ी याद पचत दी, तो अंदर चले गए। उस लेडी को पूछा, बताइए आपकी शिकायत क्या है? बुजुर्ग औरत थी, 70-75 साल की। तो उसने कहा कि मैं फलां बिल्डिंग में रहती हूँ। वो बिल्डिंग का नाम सुन के YC पवार के कान खड़े हो गए। वो बिल्डिंग का नाम था
जिस बिल्डिंग में वर्धा राजन मुडलियार रहता था। तेलंग लेन, मटुंगा, किंग सर्कल से जो रोड अंदर जाती है मटुंगा की तरफ, और उस एरिया में एक मैसूर रेस्टोरेंट से अंदर जाके वो तेलंग लेन पे वर्धा का घर था। सेकंड फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर पे की छोटी मोटी 2-3 दुकानें थी और उनके साथ ही रहने के घर भी थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे पूरा रिहायशी घर थे। सेकंड फ्लोर जो पूरा था वो वर्धा भाई के पास था। वो बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बिना लिफ्ट वाली बिल्डिंग थी, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती थी। तो पुराने ज़माने में जो मिडिल क्लास के लिए बिल्डिंग बनी थी उसी में से एक छोटे से घर में ये वर्धा राजन मुडलियार रहा करता था। कि बहुत बड़ा फ्लैट, क्वाश या ना बंगला वगैरह नहीं बनाया था, वो बॉडीगार्ड नहीं हुआ करते थे, कोई दिखावा नहीं था। तो उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जो एक छोटा सा बाकड़ा था, उस पर एक आदमी इडली डोसा बनाया करता था, जो देखने में इडली डोसे वाला लगता था, पर अंदर से वो एक तरीके से वर्धा राजन मुडलियार के सिक्योरिटी चीफ का काम करता था। बिल्डिंग में कौन आ रहा है वो भी तमलियन था, कौन जा रहा है, आधी रात को क्या मूवमेंट होती है नहीं होती है। और 2-4 लोग वर्धा के जो खास थे वो उस इडली की दुकान वाले के पास ही बैठे रहते थे, पूरी निगाह रखने के लिए, अपने बॉस की रक्षा के लिए। लेकिन वो 24 घंटे नहीं रहते थे। रात को जब लेट नाइट वो इडली की दुकान बंद हो जाती थी तो वो भी सामने इधर उधर की बिल्डिंगों में जहाँ रहते थे, सीढ़ियों वीडियो के नीचे वहीं चले जाते थे। लेकिन निगाह रखते थे सिर्फ दूर से भी वर्धा की बिल्डिंग पे, कहीं बॉस का इशारा हो जाए तो भाग के पहुंच जाएंगे। लेकिन वर्धा को इतना यकीन था कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई हमला करने का, अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, इतना उसको भरोसा था। इसीलिए शायद वो अकेला डॉन है जिसके ऊपर कभी कोई हमला नहीं हुआ। एक करीम लाला और एक वर्धा राजन। हाजी मस्तान पे हमले हुए, दाऊद पे हुए, छोटा राजन पे हुए, छोटा शकील पे हुए, अरुण गवली पे हुए, अमरनायक पे हुए, सब पे हमले हुए। लेकिन करीम लाला पे कभी हमला नहीं हुआ और कभी वर्धा राजन पे हमला नहीं हुआ। तो दोस्तों ये बातें हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, आपको कहीं गूगल पे सर्च पे नहीं मिलेगी, इन किताबों में इनका जिक्र नहीं है, क्योंकि किसी ने वर्धा के डाउनफॉल पे किताब लिखने की सोची नहीं, वाई पवार के बारे में लिखने की नहीं सोची, उस इलाके के बारे में लिखने की नहीं सोची। लोगों का ज़्यादा कंसंट्रेशन तो डोगरी और नागपाड़ा पे है, बस वहीं की बात करते हैं। जहाँ दगड़ी चाल की कभी कभार कोई बात कर लेता है, उनके लिए अंडरवर्ल्ड सिर्फ वही 10.5 किलोमीटर का इलाका है, उसके बाद अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, तो वो इडली वाला सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-4:30 बजे जो बर्तन खड़काने शुरू करता था अपनी इडली और डोसा बनाने के लिए, और रात के 12-1 बजे तक उसका चलता रहता था। पता नहीं कब आराम करता था, 2-3 घंटे आराम करके फिर शुरू हो जाता था। और उसके वर्कर जो साथ में एक आध, तो जिस घर के बाहर ग्राउंड फ्लोर पे उसका ये इडली डोसे का धंधा चलता था, वो औरत, बुज़ुर्ग औरत पुलिस स्टेशन में बैठी थी कि हम बहुत परेशान हैं इस आदमी की आवाज़ से, शोर से। दिन में तो चलो निकल जाता है, लेकिन रात को जब हमारा सोने का समय आता है तो बाहर इतनी आवाज़ होती है कि हम सो नहीं सकते। मेरी उम्र हो गई है, मैं अपनी नींद जो है, स्लीप है, वो पूरी नहीं कर सकती। साथ में उसका बेटा आया हुआ, और बेटा थोड़ा ऑफिसर को कह रहा था कि आप देखिए, उनको बुला के समझाइए, हम कोई बड़ी समस्या नहीं चाहते, हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहते। तो लेकिन वाई पवार का दिमाग काम कर गया। वो उस औरत को वहाँ से उठा के फर्स्ट फ्लोर पे अपने डीसीपी के ऑफिस में ले गए, उससे बातचीत की, उसको समझाया, को हिम्मत दी, उसके बेटे को हौसला दिया कि देखो ये बड़ा आदमी होगा वर्धा राजन, अपनी जगह पे होगा, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैं यहाँ का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं डीसीपी हूँ यहाँ का। आप अपनी कंप्लेंट दीजिए,
एक्शन मैं लूँगा। ये सब नीचे वाले अफसर ये मेरे नीचे आते हैं, तो और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी भी माँ है, बाप है, भाई है, फैमिली है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो बड़े तरीके से वो औरत तो तैयार होगी, दुखी थी बेचारी, उसको शायद कितने महीनों से नींद नहीं आ रही होगी। उसने कंप्लेंट दे दी और कहा, उसके बाद भाई श्री पवार ने उनको ये भी बताया कि कल को जब कोई कोर्ट कचहरी में केस चलेगा तो आपको अपने इस बयान पे खड़े रहना पड़ेगा। तो ओल्ड लेडी ने कसम खाई भगवान की वहाँ पे कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं ये सच्चा बयान है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से बयान दे रही हूँ, नहीं तो अगर मैंने कंप्लेंट नहीं किया तो मैं शायद मारी जाऊँगी। इतनी परेशान थी बेचारी को। तो पूरा वाई सी पवार जब कॉन्फिडेंट हो गया कि अब ये औरत हमारा साथ देगी या कानून का साथ देगी, और बेटे ने भी साथ में हिम्मत दिखाई, बोला कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, इतने सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन हमें कभी वर्दा भाई ने तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी शिकायत तो इस आदमी के खिलाफ है, वर्दा के खिलाफ नहीं। अब देखिए ये लड़के ने कह दिया, लेकिन माँ ने साफ कह दिया कि ये आदमी जो है ये वर्दा भाई के का खास है और उसकी वजह से ही ये किसी की परवाह नहीं करता। अगर किसी ने कोशिश की तो वर्दा भाई से डरता है, इसको कुछ कहता नहीं। अब देखिए उस कंप्लेंट में पुलिस ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन जब वो कंप्लेंट हो गई, औरत का बयान दर्ज हो गया, उसमें शायद कोई क्लॉज ऐसी लगाई गई होगी जिसमें वर्दा का नाम बीच में लगाया गया होगा। तो उसके बाद औरत को घर भेज दिया गया। उसके बाद लेट नाइट वाई सी पवार ने पुलिस स्टेशन में नहीं, बाहर कहीं और जगह पे माटुंगा पुलिस स्टेशन के सीनियर MG राव को बुलाया आधी रात को। MG राव अपने ज़माने के चैम्पियन बॉक्सर थे, वेट लिफ्टर थे, बहुत हट्टे कट्टे और मस्कुलर बॉडी, हाइट थोड़ी कम थी लेकिन छाती बहुत चौड़ी थी। मतलब इस किस्म के साथ देखने लगते थे कि 3-4 आदमी को उठा के भी भाग सकते हैं अपने हाथों में लेके, इतने तगड़े पुलिस ऑफिसर। उसी किस्म के अल्लाह राव भी हुआ करते थे जो बाद में AC ये बन के रिटायर हुए, वो भी चैम्पियन वेट लिफ्टर थे, बहुत पुलिस में आए थे, स्पोर्ट्स कोटा है। तो MG राव, उनको हम मखौल से महात्मा गांधी राव कहते थे, बहुत ठंडे मीठे स्वभाव के, अनलाइक अ पुलिसमैन, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन थे तो बड़े डिसिप्लिन से आए थे, शांति स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से उनका हौसला जो था वो आयरन पिस्टन था, लोहे की तरह मजबूत आदमी। आधी रात को बुला के वाई सी पवार ने कहा कि ये कंप्लेंट उस औरत की है, इसको अभी पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करो और वर्दा को अभी का अभी उठा के लॉकअप में डालो पुलिस स्टेशन। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आज वर्दा राजन को अरेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब आगे कैसे करते हो आपका काम, अकेले जाके लेके आ सकते हो, अकेले ले आओ, अगर आदमी साथ में लेके जाओ, लेकिन वर्दा अरेस्ट होना चाहिए। अब देखिए MG राव को अकेले को ये हुक्म वाई सी पवार ने पुलिस स्टेशन से दूर कहीं दिया। उसके बाद MG राव वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, अपने 2 खास हवलदार, कोई ऑफिसर नहीं, कोई लश्कर, नाम लश्कर नहीं, इतना भरोसा था उनको अपने आप, अपना जीप ड्राइवर 2 अपना हवलदार जो उनके एक साथ में जो बॉडीगार्ड के समूह आदमी होता है उनका खास सरदरी, 3 आदमी जाते हैं, चौथा उनका जीप का ड्राइवर, और सीधा तेलंग लेन वर्दा के घर के नीचे आधी रात को 2-2:30 बजे के करीब सोए हुए वर्दा राजन को जगाते हैं। अब देखिए अगर कोई ग्राउंड फ्लोर का घर हो तो जिस आदमी को पुलिस पकड़ने जाती है वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है जब कुछ, लेकिन अभी 2nd फ्लोर से उस उम्र में वर्दा छलांग मार के तो भाग नहीं सकता था, और एंट्री एग्जिट का
दरवाज़ा एक ही है फ्लैट का, तो वहाँ से वर्दा आता है। उसको ये वाई.सी. पवार की किताब में लिखा हुआ है कि एम.जी. राव ने वर्दा को कॉलर से पकड़ के ड्रैग किया, खींच के सीढ़ियाँ उतार के गाड़ी में बैठा के अपने 2 हवलदारों के साथ माटुंगा पुलिस स्टेशन के जो नीचे लॉकअप होता है, जहाँ जो पुलिस स्टेशन का लॉकअप, अब माटुंगा में 2 किस्म के लॉकअप, एक तो पूरा रिमांड लॉकअप है जो आसपास के 3-4 पुलिस स्टेशन के जिनका रिमांड लिया होता है, रात को जमा करवा जाते हैं, सुबह पुलिस वाले ले जाते हैं। एक तो वो लॉकअप है। एक पुलिस स्टेशन का अपना होता है छोटा सा कमरा, जिसमें बैठने के लिए स्टूल भी नहीं होता है, कोई बेंच नहीं होता, उसमें खड़े रहना पड़ता है या ज़मीन में बैठना पड़ता है। तो उस लॉकअप में वर्दा को रात के 2:30-3 बजे, माटुंगा पुलिस स्टेशन से वर्दा का घर जीप से जाओ तो 2 मिनट, पैदल चल के जाओ तो 5 मिनट, बस इतना नज़दीक था। तो गए, पकड़ के ले आए, आधे घंटे में प्रसाद पूरी। अब देखिए, एक मुंबई का इतना बड़ा लैंडलॉर्ड, इतना बड़ा डॉन, इतना उसका रुतबा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मंत्री संतरी जिनको अपनी जेब में समझता था, उन सब के होते हुए उसको पुलिस स्टेशन के उस अकेले छोटे से लॉकअप में बंद कर दिया। उसको लगता था कि अभी कोई बड़े अफसर आएंगे, मेरी बातचीत तो होगी और मुझे छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद एम.जी. राव ने फ़ोन करके वाई.सी. पवार को बता दिया कि वर्दा को ला के लॉकअप में बंद कर दिया गया है। अब उसके बाद वाई.सी. पवार आराम से 10-11 बजे वापस आते हैं। पूरे 3 बजे से लेके 8 घंटे तक वर्दा राजन वुडलियार उस छोटे से लॉकअप में खड़ा रहा। वाई.सी. पवार आते हैं तो उसको बुलाते हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी होती है, मुझे लगता है उस दिन मारा मारी भी हुई थी। तो उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है, केस तो छोटा सा था लेकिन बेल हो जाती है। लेकिन वो बात वर्दा राजन के दिल में बैठ गई कि कोई केस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मुझे अरेस्ट किया गया और बेइज्जती बहुत हो गई। वो नमोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आधा उसका जो हिम्मत थी उसकी, आधा दिल जैसे टूट जाता है। उसको अपने आप से घिन आने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और बात तो फैल ही जाती है, पूरी मुंबई को पता चल गया वर्दा अरेस्टेड एंड मेड टू स्टैंड इन अ लॉकअप फॉर 8 आवर्स। और वो आदमी जिसके लिए पुलिस वाले खड़े होकर अपनी कुर्सी छोड़ देते थे, वर्दा उनकी कुर्सी पे बैठता था, वो सामने खड़े रहते थे, और उसी पुलिस स्टेशन में उनके सामने वर्दा को खड़ा रहना पड़ा 8 दिन। तो उसके 2-3 दिन के बाद ही वर्दा ने मुंबई छोड़ दिया, मद्रास चला गया। और वहाँ से फिर वो वापस जिंदा नहीं आया। वहाँ जाके डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी मैंने पूरा एपिसोड को 2-3 बार बना चुका हूँ। जैसे हाजी मस्तान इंडियन एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हैं बॉम्बे से, और वर्दा की बॉडी जो है वहाँ से चेन्नई से ला के जो माटुंगा का साइन का जो शमशान घाट है, वहाँ पे उसका वो लास्ट राइट जो है वो किए जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वाई.सी. पवार की। एक इतने बड़े डॉन को, जिसके बिना उस इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता था, उसको एक भीगी बिल्ली की तरह निचोड़ के रख दिया। ये एक अचीवमेंट ने वाई.सी. पवार को हीरो बनाया। होने चाहिए ऐसे ऑफिसर पुलिस फोर्स में। और साथ में मेरा सलाम है, सैल्यूट है एम.जी. राव जैसे ऑफिसर को, और इसके साथ साथ जो विष्णु कुम्हार जैसे ऑफिसर, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। वाई.सी. पवार के जाने के बाद राकेश मारिया डीसीपी आते, और वो लड़ाई उन्होंने जारी रखी एक लंबे समय तक। और समय लगता है इनको मारने में अंडरवर्ल्ड को। और वो जो अगर प्रोसेस उसी स्पीड के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ चलती रहे, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वाई.सी. पवार की कहानी, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से।
कल आपको अगर वक्त मिला किस्सा सुनाएंगे कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की एक तस्वीर वायरल हो जाती है वर्धा के एक खास आदमी टिल्लू उस्ताद के साथ, और उस आदमी को कैसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है। कि कितनी बड़ी बात है, एक होम मिनिस्टर की तस्वीर एक क्रिमिनल के साथ, और होम मिनिस्टर को कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाता है। आज देखिए आप कितने क्रिमिनल्स के साथ मंत्रियों की तस्वीरें हैं, मंत्री उन क्रिमिनल्स के गले में हाथ डाल रहे हैं। इतना ज़माना बदल गया है। खैर आज के लिए इतना काफ़ी, कल के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।